हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगत तंत्र के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ थैनेटोलॉजी, जिसमें हम सारा चैप्टर आज इस वीडियो में कवर करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, स्टेजेस एंड मोड्स ऑफ डेथ की बात करते हैं। इन फॉरेंसिक मेडिसिन डेथ इज़ डिफाइंड फ्रॉम बोथ अ क्लिनिकल एंड अ लीगल स्टैंड पॉइंट. Historically, it was defined as a permanent cessation of the vital functions. ठीक है, क्या है परमानेंट सीसेशन, यानी सीज का मतलब क्या होता है? रुक जाना, यानी परमानेंटली रुक जाना तीन सिस्टम्स का। और वो तीन सिस्टम क्या होते हैं जो आपस में इंटरलिंक होते हैं, जो मुझे पता ही है, आपको भी पता है, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं। ठीक है, तो चलिए, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम, बिचेट्स ट्राइपॉड्स ऑफ लाइफ। ट्राइपॉड मतलब तीन है, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम। बिचेट्स क्या है? ये नाम है, ठीक है, इन्होंने इसे बताया है। तो क्या इसकी डेफिनेशन निकली डेथ की? परमानेंट सेसेशन ऑफ द वाइटल फंक्शंस ऑफ थ्री इंटरलिंक सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम। स्क्रीन पर हमेशा आपकी नज़र रहनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पे ये बात कर रहे हैं कि मॉडर्न मेडिसिन साइंस में डेथ को दो फेजेस में डिवाइड किया है प्यारे बच्चों। सबसे पहले सोमैटिक डेथ यानी सिस्टमिक डेथ, एंड सेकंड इज मॉलिक्यूलर डेथ या फिर सेलुलर डेथ। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। सोमैटिक डेथ इन्होंने ब्रैकेट में लिख भी दिया, सिस्टमिक डेथ। और सिस्टम्स क्या होते हैं? तीन सिस्टम्स मैंने आपको बताए थे, वही तीन सिस्टम। द कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सिस्टमिक डेथ। ऐसे सिस्टम, ऐसे सोमैटिक, तो दोनों डेथ कैसी होती है? सिस्टम वाली, यानी ब्रेन की डेथ, हार्ट और लंग्स की डेथ। द इंडिविजुअल इज क्लिनिकली डेड, क्लिनिकली वो मर जाता है, बट सेलुलर एक्टिविटी में परसिस्ट फॉर सम टाइम्स। देखो, सेल्स एकदम नहीं मरती हैं, ठीक है, वो थोड़ा टाइम बाद, यानी सोमैटिक डेथ के कुछ टाइम बाद क्या होता है? मॉलिक्यूलर डेथ होती है। चलिए, मॉलिक्यूलर डेथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है सेलुलर डेथ होती है। द प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल डेथ ऑफ सेल्स, यहाँ पे क्या होता है? इंडिविजुअल डेथ होती है सेल की एंड टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, सेल्स की एंड टिश्यूज़ की। This occur gradually after somatic death as cells are deprived of oxygen and nutrients. Different tissues survive for varying periods. Brain cells die within 3 to 5 minutes of oxygen deprivation, whereas muscle cells can respond to stimuli for up to 1 to 2 hours. इस चीज़ को आप याद कर सकते हो for your general knowledge, कि आपको पता ही है ब्रेन की सेल्स 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर डाई हो जाती हैं अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जबकि मसल्स 1 से 2 घंटे तक रिस्पॉन्ड कर सकते हैं स्टिमुलाई को, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक को, ठीक है। तो ये इन्होंने बात कही कि मॉलिक्यूलर डेथ की क्या होता है? ग्रेजुअल, धीरे धीरे सेल्स मरना शुरू हो जाती हैं। क्यों? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। समझ आया ना प्यारे बच्चों? अब हम बात करें ब्रेन डेथ वर्सेस सोमैटिक डेथ। Brain death is the complete and irreversible loss of all brain functions, including the brainstem. Legally and clinically, a person certified as brain dead is considered dead, even if mechanical ventilation keep the heart beating and lungs inflating temporarily. देखो, सोमैटिक डेथ मीन्स सिस्टमिक डेथ। तीन सिस्टम मैंने आपको बताए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। अब आपको पता ही है कि सबको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। तो इन्होंने कहा कि कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल ब्रेन फंक्शंस। अगर कंप्लीट और इरिवर्सिबल तरीके से ब्रेन का फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ब्रेन मर जाता है, ब्रेन काम ही नहीं करता, ब्रेन की सेल्स मर गई हैं, इंक्लूडिंग द ब्रेन स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम को भी मिलाकर, तो लीगली ऐसे पर्सन को ब्रेन डेड करार दिया जाता है, चाहे उसका वेंटिलेशन के थ्रू हार्ट बीट और उसे सांस आ रही हो, लेकिन वो भी कब तक? कुछ समय तक के लिए होगा, ठीक है।
मोड्स ऑफ डेथ की बात करते हैं, बिचेट्स मोड्स, जो कि मैंने आपको बताया था, ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले इन्होंने बात किया सिंकोप। सिंकोप क्या होता है? डेथ स्टार्टिंग एट द हार्ट, फेटल सेसेशन ऑफ द हार्ट एक्शन, फैटल सेसेशन ऑफ हार्ट एक्शन यानी फैटल तरीके से दिल का रुक जाना। इट अकर ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो, एनीमिया में, या फेलियर ऑफ कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉज इंक्लूड सडन ह्यूमरेज, कार्डिक अरेस्ट और सीवियर शॉक। सिंकोप का मतलब वो होता है जो डेथ स्टार्ट होती है हार्ट की वजह से, यानी दिल की वजह से ही डेथ हो रही है। एस्फेक्सिया में लंग्स की वजह से, कोमा में ब्रेन की वजह से जो डेथ होती है। एस्फेक्सिया में फैटल सेसेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन, यानी रेस्पिरेटरी फंक्शन का उस हद तक रुक जाना कि वो डेथ को प्रमोट करे, ठीक है, डेथ कॉज करे। इट कॉज बाय इंटरफेयर विद द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, ड्रोनिंग, सब मैंने आपको बताया है। पूरा वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, ड्रोनिंग, एस्फेक्सियल डेथ का, ठीक है। कोमा की बात करते हैं तो डेथ स्टार्टिंग एट द ब्रेन, फेटल इंसेंसिबिलिटी स्टार्टिंग विद द फेलियर ऑफ ब्रेन फंक्शंस। कॉज इंक्लूड हेड ट्रॉमा, ठीक है, सिर की चोट हो सकती है, इंट्राक्रेनियल हीमोरेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एंड मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स जैसे यूरीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन शॉर्ट से आ सकता है वो ये है कि इन इमीडिएट चेंजेस फॉलोइंग डेथ, आपको कैसे पता चलता है कि डेथ अभी अभी हो चुकी है या अभी भी ये जिंदा है। Immediately after somatic death, several psychological signs appear providing the earliest indicator of death. सबसे पहले cessation of circulation. No pulse is palpable. कोई pulse नहीं दिखती है. No heart sound are audible upon auscultation for at least 5 continuous minutes. The ECG shows a flat line. कोई palpitation pulse की नहीं होती है, ठीक है. नाड़ी परीक्षा में कुछ नहीं आता. हृदय की ध्वनि आपको सुनाई नहीं देती है, ठीक. और 5 मिनट तक आप 5 मिनट तक वेट करते हो और ईसीजी में कोई नहीं, ऊपर नीचे जो ईसीजी होती है कुछ नहीं, सिर्फ फ्लैट लाइन। नेक्स्ट है सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी में कोई मूवमेंट विजिबल नहीं होता, ब्रेथ साउंड नहीं आती है। द क्लासिक मिरर टेस्ट, जिसमें कंडेंसेशन ऑन अ कोल्ड मिरर हेल्ड बिफोर द नोज माउथ, और द फेदर टेस्ट शोज नो मूवमेंट, ठीक है। फेदर टेस्ट में कोई मूवमेंट नहीं होता है। मिरर टेस्ट का कंडेंसेशन ऑन अ कोल्ड मिरर बिफोर, ठीक है, यानी ठंडा मिरर आपने रखा, अगर सांस होगी तो कंडेंसेशन होगा, सांस ही नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। लॉस ऑफ रिफ्लैक्स, इमीडिएट प्राइमरी फ्लैसिडिटी ऑफ ऑल मसल्स अकर। रिलैक्स क्या हो जाता है? पल्मोनरी, कॉर्नियल, टीप टेंडन्स आर कम्प्लीटली लॉस्ट, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में ही। ऑप्थेल्मिक साइंस क्या होते हैं कि लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स एंड पिपलरी रिस्पॉन्स टू द लाइट, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपके प्यूपल्स पे लाइट डाली जाती है कि वो प्यूपल वापस से कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं। अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट ना होते और डायलेट ही रहते हैं, दैट इज़ द साइन कि अब डेथ हो चुकी है, क्योंकि मसल्स क्या हो गए, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, ठीक है। टेंशन ऑफ द आई बॉल फेल्स, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम होने लगता है, ठीक है। तो आंखें क्या होती हैं, अंदर की तरफ धंसने लगती हैं। फ्रैगमेंटेड और सेगमेंटेड ब्लड फ्लो इन द रेटिनल वेसल्स, ये वाली चीज़ हमारे सिलेबस में, हमारी बुक में नहीं है, ठीक है। इफ़ आई रिमेन्स ओपन, ड्राई येलो ब्राउन ट्रायंगुलर एरियाज, हाँ ये अच्छा, ये वाली चीज़ तो सिलेबस में है। देखो, अगर आंखें खुली रह जाती हैं तो ड्राई येलो ब्राउन ट्रायंगुलर एरियाज दिखते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, टेकेनॉयर एपियर ऑन द स्क्लेरा। इसे याद कर लेंगे, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कौन सा साइन है। पता है क्या पूछेगा, इमीडिएट साइन है, अर्ली साइन है, लेट साइन है, इतना ही पूछेगा एमसीक्यू में। लीवर मोर्टिस की, जिससे क्वेश्चन आता है और आगे भी आएगा, क्योंकि ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही आना होता है अगत तंत्र में, तो आप इसको तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं
आपको लिवर मोर्टिस इस तरह से याद करा दूंगी कि आपको एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे से याद रह पाएगा। ठीक है, बस चाहिए इतना कि आप इसे ध्यान से सुने और समझें। राइट, सो लिवर मोर्टिस पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस, ये देखिए क्या होता है। डेफिनेशन की बात करते हैं। लिवर मोर्टिस, जिसे हम पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस, पोस्टमार्टम लिविडिटी और सिगुलेशन भी कहते हैं, तीनों सिनोनिम्स याद रखेंगे, इज अ पर्पल या फिर रेड discoloration of the dependent parts of the body after death due to setting of blood under gravity in the small blood vessels and capillaries after circulation stop. इन्होंने क्या बोला है मैं आपको समझाती हूँ। इट यूजुअली अपीयर इन द डिपेंडेंट पार्ट, ये बात याद रखेंगे, मैं इसे हाईलाइट अगर करूँ, इन द डिपेंडेंट या फिर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पर होता है। कौन से पार्ट्स पर? डिपेंडेंट पार्ट। एरिया प्रेस्ड अगेंस्ट द ग्राउंड रिमेन पेल बिकॉज ब्लड कैन नॉट कलेक्ट देयर। क्या बोल रहे हैं मैं आपको बताती हूँ एक इमेज दिखाकर कि ये इस तरह से होता है। ठीक है, जब आप समझ पाएंगे इसे। अब आप इसे यहाँ पर देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। बॉडी अगर इस तरह से है, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में है, तो आप इसे कैसे समझेंगे कि जो ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे की तरफ आ जाता है, यानी ग्रेविटी का फोर्स अब यहाँ पर कहाँ लगेगा? नीचे को लगेगा, यानी इधर साइड। आप मेरे पेन पर फोकस कीजिएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ ये सारी चीज़ें वो हैं जहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो सकता है ग्रेविटी के फोर्स की वजह से। तो ये बोल रहे हैं कि ब्लड का इकट्ठा होना और ब्लू, पर्पल या फिर रेड कलर का एक स्टेनिंग हो जाती है, इसे ही लिवर मोर्टिस कहते हैं। होता कहाँ पर है? डिपेंडेंट पार्ट्स पर। डिपेंड यानी जो नीचे की तरफ होते हैं, जिन पर ग्रेविटी डिपेंड कर रही है। समझ आ रहा है? ग्रेविटी का फोर्स जिस पे लगकर ब्लड नीचे की ओर इकट्ठा हो रहा है, और जहाँ इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर रेड कलर का एक स्टेन बन जाता है, तो उसे ही पोस्टमार्टम लिविडिटी कहते हैं। ये देखिए, जैसे अब आपसे मैं पूछूं कि कहाँ कहाँ पर इस पर्सन में ब्लड इकट्ठा हो सकता है, तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर हो सकता है, 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 यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर हो सकता है। तो ये क्या है? डिपेंडेंट पार्ट्स है। अब हम पढ़ते हैं अपनी वही डेफिनेशन। तो देखो, लिवर मोर्टिस क्या होता है? सब पर्पल या फिर रेड। क्यों? क्योंकि ब्लड है। डिस्कलरेशन ऑफ डिपेंडेंट पार्ट, डिपेंडेंट पार्ट भी मैंने आपको बता दिया है। आफ्टर डेथ, डेथ के बाद ही होता है, क्योंकि डेथ से पहले क्या होता है? सर्कुलेशन होता रहता है, तो ब्लड ग्रेविटी से एक जगह इकट्ठा नहीं होता है, सेट नहीं होता है, ड्यू टू सेटिंग ऑफ ब्लड अंडर ग्रेविटी इन अ स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज आफ्टर सर्कुलेशन स्टॉप। जब सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, जब भी तो ब्लड इकट्ठा होने लगता है किसी एक जगह। ठीक है, कहाँ पर होता है? डिपेंडेंट लोअर पार्ट्स पर। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जो कि आगे आएगा कि हैंगिंग में कहाँ पर होगा, ड्रोनिंग में कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑल्दो ये पूरा क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है, और इसके छोटे छोटे पॉइंट्स आपके एमसीक्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे समझना। मैंने जो भी पॉइंट्स कवर करे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा कि सिलेबस में तो ये नहीं है और मैंने पढ़ाया नहीं है। तो मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ाई हैं जो सिलेबस में आती हैं। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। आफ्टर डेथ, डेथ के बाद क्या होता है? हार्ट बीट स्टॉप्स। ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी कॉज ब्लड टू सेटल। अब ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ब्लड क्या होने लगता है? सेटल होने लगता है। कौन से पार्ट्स पर? डिपेंडेंट पार्ट्स पर। ठीक है, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स बिकम डिसइंटेंडेड। स्मॉल वेसल्स जो है वो क्या हो जाता है? उसमें ब्लड भर जाता है। कहाँ पर? डिपेंडेंट पार्ट्स पर। डिस्कलरेशन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ब्लड ज़्यादा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो या तो रेड होगा। रेड का मतलब है कि वो ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो नहीं रह पाएगा क्योंकि रेस्पिरेशन तो नहीं चल रहा है, तो पर्पल
कलर होता है ड्यू टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, पर्पल या फिर ब्लू कलर। इसके बाद फिक्सेशन अकर लेटर आफ्टर सम आवर्स ब्लड हीमोलाइज ब्रेक डाउन एंड स्टेन टिश्यूज परमानेंटली। इससे क्या हो जाता है, वो परमानेंट हो जाते हैं। कब तक के लिए, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लिवर मोर्टिस, किस तरह से डेवलप ये होता है, चलिए ठीक है। चलो सबसे पहले इसके स्टेजेस। अर्ली अपेयरेंस कब शुरू हो जाता है, 30 मिनट से 2 घंटे में शुरू हो जाता है। क्या होता है, वो स्मॉल पैचेस अपेयर होने लगते हैं, ठीक है। वेल डेवलप हो जाता है 4 से 6 घंटे में। लिविडिटी बिकम ओवियस, वो दिखने लगता है ऑल ओवर द बॉडी के हाँ यहाँ पर ये डिपेंडेंट पार्ट्स हैं और इन पर पोस्टमार्टम लिविडिटी है। फिक्स्ड लिविडिटी 6 से 12 घंटे में फिक्स हो जाती है। डू नॉट शिफ्ट ऑन चेंजिंग बॉडी पोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला, ये क्या होता है, ये क्या होता है, देखो अक्सर क्या होता है कि जो बॉडी है अगर वो एक ही जगह पर रखी है तो जहाँ पर वो ब्लड इकट्ठा होगा तो वो वहीं पर रहेगा, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है तो वेल डेवलप और फिक्स लिविडिटी सेम हो जाएगा, है ना, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि कोई बॉडी पानी में है और पानी के बहाव के साथ वो बॉडी भी बहती जा रही है, कभी उसकी पोजीशन सुपाइन है तो कभी प्रोन है, तो इस तरह से जब उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है तो वहाँ पर जो लिवर मोर्टिस है वो स्टेबल नहीं हो पाता, ठीक है। कैसे, क्योंकि कभी तो उसका सर, आप ऐसा समझो, कभी तो उसका चेस्ट नीचे है, ठीक है, कभी उसकी बैक डिपेंडेंट पार्ट हो रहा है, कभी चेस्ट हो रही है। तो ये जो पानी के बहाव के साथ उसकी बॉडी मूव कर रही है तो ब्लड को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर सेटल होना है, तो वो सेटल नहीं हो पाता है। तो बॉडी के चेंज होने की वजह से वो स्ट्रेनिंग भी चेंज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कौन से जगह पर ब्लड को रुकना है। तो फिक्स लिविडिटी का ये कह रहे हैं कि 6 से 12 घंटे में डू नॉट शिफ्ट ऑन चेंजिंग बॉडी पोजिशन। अगर 6 से 12 घंटे से पहले बॉडी मूव कर रही है तो वो चेंज हो सकता है। मान लीजिए उसकी डेथ इस तरह से हुई है कि उसका हेड ये है और ये चेस्ट हो गई, ये पैर हो गए और ये बैक पर ब्लड इकट्ठा है। आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी, हेड नीचे, बैक ऊपर, चेस्ट नीचे और ये पेट आ गया और ये टोज आ गए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर जहाँ पर आपका लिवर मोर्टिस, आप ऐसे इससे समझेंगे, देखो अब ये सीधी बॉडी है तो यहाँ पर इस पे स्टेनिंग हो रही है, लेकिन अगर मैं बॉडी पलट दूँ तो कहाँ कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो इसी तरह से होता है, फिक्स नहीं हो पाएगा अगर आपने बॉडी की पोजीशन चेंज कर दी है। और अगर आप ऐसा करते हो किसी भी बॉडी के साथ तो ये एक बहुत बड़ा चेंज कॉज कर सकती है, क्योंकि ये बताती है, लिवर मोर्टिस बताता है कि बॉडी की पोजीशन क्या है, और आपने अगर वो चेंज कर दिया है तो ये इन्वेस्टिगेशन में मुश्किल डालता है कि पोजीशन क्या थी डेथ की, ठीक है। इसके बाद फिक्स लिविडिटी आपको समझ आ गया होगा, और 12 घंटे के बाद फिर वो चेंज नहीं होती, आप चाहे बॉडी को कितना हिलाए डुलाएं, क्योंकि अब वो फिक्स हो गया, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम डेवलपमेंट 12 से 15 घंटे में फुली एस्टेब्लिश हो जाता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमन साइड डिपेंड्स ऑन बॉडी पोजिशन। देखो बॉडी पोजीशन पर डिपेंड करता है। सुपाइन पोजीशन, जब वो बैक उसकी नीचे हो तो कहाँ पर हो जाएगा, बैक, बटक्स, बैक ऑफ लिम्स, समझ आ गया। प्रोन पोजीशन में है तो फेस पर, चेस्ट पर और एब्डोमेन पर हो जाएगा। हैंगिंग बॉडी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैंगिंग बॉडी, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, समझ आ रहा है। हैंगिंग में कहाँ पर होगा, डिपेंडेंट पार्ट्स क्या होंगे, उसके पैर होंगे, उसके हाथ की उंगलियां और ये टिप्स होंगी, रिस्ट से नीचे, हैंड्स, लेग्स, लोअर एब्डोमेन होगा, जेनाइटल्स इसमें आ जाएंगे, समझ आ गया। तो हैंगिंग बॉडी का इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्ट पैलोर, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एरियाज अंडर प्रेशर रिमेन्स पेल, शोल्डर ब्लेड, बटक्स, एरिया कंप्रेस बाय टाइट क्लोथिंग। इसे मैं आपको बताऊंगी उसी इमेज से। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि
ये वाला यहाँ से तो रेडनेस है क्योंकि यहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो गया, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो टच है, ये पेल होगा। ये कैसा होगा? पेल होगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट पार्ट है, यहाँ पे ब्लड इकट्ठा नहीं हुआ है, और क्योंकि ये एकदम टच है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे ब्लड इकट्ठा नहीं हो पाया है, ये पेल है। ठीक है, तो इसी को ही क्या कहता है? पैलोर। कहाँ पर होता है? जहाँ पर प्रेशर रहता है, जैसे शोल्डर ब्लेड्स पर, बटक्स पर, एरिया कंप्रेसिंग बाय टाइट क्लोथिंग। आप इसे एक बार सर्च कर सकते हो, मैं यहाँ पर वो इमेज ऐड नहीं करना चाहती हूँ। आप एक बार जब सर्च करोगे नेट पर तो लेवर मॉर्टिस सर्च करके आप एक बार देख लीजिएगा, पैलोर होता है वहाँ पर। ठीक है, कलर ऑफ लिवर मॉर्टिस क्या होता है? देखो, जो यूजुअल डेथ होती है यूजुअली जो कि डेथ्स होती हैं उसमें कैसा होता है? पर्पल और ब्लू कलर, नॉर्मल डेथ है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लड है उसका कलर क्या हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर ब्लू पर्पल हो जाता है, तो ठीक है। चेरी रेड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा एमसीक्यू में कि बताइए कि चेरी रेड किस में होता है, या फिर बोल देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइजनिंग में लिवर मॉर्टिस का कलर कैसे क्या होता है। समझ आ रहा है? और या फिर शॉर्ट में पूछ लेंगे कि लिवर मॉर्टिस को बताते हुए उसका मेडिकली कोई इंपॉर्टेंस बताओ, और ये बताओ कि कलर ऑफ लिवर मॉर्टिस अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ डेथ क्या होता है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो ये याद करना वैसे भी ज़रूरी है। चेरी रेड किस में होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग यानी CO पॉइजनिंग में। ब्राइट रेड किस में होता है? साइनाइड पॉइजनिंग में। याद कर लेना, चेरी रेड और ब्राइट रेड। ठीक है, याद कैसे करोगे? B और D है ना, साथ साथ रहते हैं, तो B से आएगा ब्राइट और D से साइनाइड वाला D याद कर लोगे। C से कार्बन हो जाएगा, C से चेरी रेड तो याद फिर कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आता है चॉकलेट ब्राउन, किस में होता है? नाइट्राइट पॉइजनिंग में। डीप ब्लू होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, डीप ब्लू एस्फेक्सियल डेथ्स में होता है। समझ आ रहा है? डीप ब्लू एस्फेक्सियल डेथ में, चॉकलेट ब्राउन नाइट्राइट पॉइजनिंग में, ब्राइट रेड साइनाइड में, BD से मैंने याद करा दिया, चेरी रेड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, ब्लू और पर्पल नॉर्मल डेथ में होता है। इसके बाद मॉडिफाइंग फैक्टर पूछे जाते हैं एग्जाम में। कॉज ऑफ डेथ क्या है? एस्फेक्सिया है तो डीप ब्लू लिविडिटी होगी। हेमोरेज है, सीवियर ब्लीडिंग है तो फेंट। भाई जहाँ पर आपका ब्लड निकल ही गया है तो वहाँ पे वो कैसे सेट हो पाएगा, कैसे सेटल होगा? कम है तो कम ही लिविडिटी होगी। पॉइजनिंग में करेक्टरिस्टिक कलर, जैसे कि कॉपर पॉइजनिंग है तो उसका कलर कौन सा होता है? ग्रीन एंड ब्लू होता है। ठीक है, उस हिसाब से देख लेंगे। पोजिशन ऑफ द बॉडी, ब्लड सेटल इन द लोवेस्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के हिसाब से जो भी उसका डिपेंडेंट पार्ट है वो वहाँ पर उसकी लिविडिटी हो जाती है, वहाँ पर ब्लड कलेक्ट होता है। टेम्परेचर, वार्म एनवायरनमेंट में है तो फास्टर डेवलप होगा, कोल्ड है तो धीरे धीरे डेवलप होगा लिवर मॉर्टिस। अमाउंट एंड फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड, मोर फ्लूइड ब्लड है तो प्रोमिनेंट, भाई जिसके अंदर ब्लड ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा इकट्ठा होगा तो ज़्यादा अच्छे से लिविडिटी दिखेगी। डिहाइड्रेशन है, ब्लड लॉस है तो कम दिखेगा। क्लोथ्स एंड प्रेशर, जो अगर आप टाइट क्लोथ्स पहनते हो तो वहाँ पर क्या होगा? लिविडिटी ना होकर पैलोर हो जाएगा, पीला पीला हो जाएगा। प्रेशर एरियाज रिमेन्स पेल। टाइम सिंस डेथ, अर्ली लिविडिटी कैन शिफ्ट इफ बॉडी पोजिशन चेंजेस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पोजिशन चेंज करते हो शुरुआत में तो वो लिविडिटी को चेंज कर सकता है। फिक्स लिविडिटी कैन नॉट शिफ्ट, अगर वो फिक्स हो जाती है यानी 12 घंटे के बाद आप बॉडी को हिला डुला रहे हो तो फिर वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अर्ली 12 घंटे या 6 घंटे से पहले अगर आप उसे हिला देते हो तो चेंज हो सकता है लिविडिटी के पार्ट्स। मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एल्गर मॉर्टिस, लिवर मॉर्टिस, राइगर मॉर्टिस, इसके आपसे जो एग्ज़ाम में पूछता है मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस ही पूछता है। पूछे वो चाहे जो कि आप इसका मॉडिफाइंग फैक्टर बताओ, आप इसमें कलर्स बताओ कॉज ऑफ डेथ के अकॉर्डिंग, वो तो पूछेगा ही पूछेगा, वो तो पूछना उसका मन है। लेकिन ये हर सवाल में पूछेगा कि मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस बताओ, क्योंकि ये 3 टॉपिक ऐसे हैं मेडिको लीगल, इनकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
यही इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसे तो आप रट लीजिएगा। इससे क्या पता चलता है? सबसे पहले हेल्प्स एस्टिमेट टाइम सिंस डेथ। इससे क्या पता चलता है? डेथ कब हुई थी, टाइम पता चलता है। डिग्री एंड फिक्सेशन ऑफ लिविडिटी हेल्प अप्रॉक्सीमेट पोस्टमार्टम इंटरवल। देखो, अगर लिविडिटी स्मॉल पैचेस में तो पता चल जाएगा कि अभी आधे घंटे से 2 घंटे हुए हैं, ठीक। वो थोड़ा सेटल होने लगा है, ब्लड ज़्यादा एरिया पर कवर करने लगा है, इससे मतलब 2 घंटे से ज़्यादा हो गए। फिक्स हो गई है तो इसका मतलब 12 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो ये बताता है आपको टाइम कि कब इसकी डेथ हुई होगी। इंडिकेट पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्ट्रीब्यूशन शोज ओरिजिनल बॉडी पोजीशन, ब्लड जिस पार्ट्स में कलेक्टेड है, सेटल्ड है, तो ये पता चलता है कि वो नीचे होगा, वहाँ पर ब्लड जमा हुआ है ग्रेविटी की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, लिविडिटी ऑन बैक सजेस्ट बॉडी वॉज लाइंग सुपाइन, क्योंकि अगर बैक पर आता है ब्लड, लिविडिटी बैक पर दिखती है, तो इसका मतलब ये है कि बैक उसकी नीचे थी और चेस्ट ऊपर थी, यानी सुपाइन पोजिशन में वो था। सजेस्ट बॉडी movement of body, if lividity pattern does not match body position, body may have been moved after death। अब आपने पता है क्या किया? मान लीजिए किसी भी पर्सन की डेथ, मैं आपको बनाकर बता दूं, ऐसा आप देखिएगा। देखो, ये कोई पर्सन है, ये हेड है, ठीक है, और ये टोज है। समझ आ गया? समझ पा रहे हो सुपाइन पोजीशन को? तो आपने, ये है कि इसकी डेथ इस पोजीशन में हुई थी, समझ आ रहा है? तो जो पोस्टमार्टम लिविडिटी है वो कौन से पार्ट्स पर डेवलप हो जाएगी? यहाँ पर, यहाँ पर, कान पर, ठीक है, और बैक पर, बटक्स पर, ये लेग्स पर, यहाँ ये डेवलप हो जाएगी। लेकिन अब मान लीजिए आपने उसे करवट से लिटा दिया है, तो अब तो पैटर्न मान लीजिए फिक्स हो गया है, मान लीजिए 12 आवर प्लस हो गया है टाइम, तो आपने उस बॉडी को करवट से लिटा दिया। अब अगर बॉडी करवट से लेटी है तो उसके बैक पर तो नहीं होना चाहिए, पूरा हाथ उसका रेड होना चाहिए क्योंकि वो डिपेंडेंट पार्ट है, लेकिन वहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि लिविडिटी फिक्स हो गई है, वो चेंज नहीं होगी 12 घंटे के बाद। तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसी ने इसकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ की है, पोजीशन चेंज की है। समझ आ गया? तो ये चीज़ थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, गिव क्लू अबाउट कॉज ऑफ डेथ। जैसे कलर होगा उसी हिसाब से हमें पता चल जाएगा। चेरी रेड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड से, ब्राउन है तो नाइट्राइट पॉइजनिंग से उसकी डेथ हुई है। Differentiate antemortem injury from postmortem straining. In bruise, blood infiltrate tissues. In lividity, blood remain inside vessels. जो ब्रूज होते हैं, ये क्या होता है ब्रूज में? अब जो ब्रूज क्यों होता है? देखो, स्किन तो रेगुलर रहती है ब्रूज में, लेकिन स्किन के नीचे की जो वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रूज होता है। मैं यहाँ पर लिख दूँगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो मैं लिख देती हूँ एक बार, ब्रूज में बी लिख देती हूँ। क्या होता है? रप्चर ऑफ वेसल्स होता है, जिसकी वजह से कलर आता है। समझ आ गया? लिविडिटी में ब्लड वेसल्स के अंदर ही इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि वो कलर देने लगता है। समझ आ गया प्यारे बच्चों? चलिए, हेल्प्स कंफर्म डेथ। प्रेजेंस ऑफ पोस्टमार्टम हाइपरस्टेसिस इज अ साइन ऑफ डेथ। ये तो पता ही है क्योंकि एकदम से तो नहीं होता। 30 मिनट अगर हो गए तो समझ आ जाता है कि अब इसका सर्कुलेशन बंद हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड सेटल डाउन होने लगा है डिपेंडेंट पार्ट्स पर। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। चलो पहले ये, चलो तो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं लिवर मोर्टिस में और ब्रूज में। मैंने आपको बताया ब्रूज क्या होता है। इसमें स्किन तो रेगुलर रहती है, स्किन की कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होती है, यानी स्किन कटती फटती नहीं है, बट जो उसके अंदर की वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं, और जिस रप्चर होने की वजह से हमारा ब्लड वहाँ पर फैल जाता है और ब्लू कलर
आ जाता है। तो लीवर मॉर्टिस में क्या होता है, ब्रूज में क्या डिफरेंस है, कॉज क्या है, सेटलिंग ऑफ ब्लड आफ्टर डेथ। क्यों होता है, क्योंकि ब्लड ग्रेविटी की वजह से डिपेंडेंट पार्ट पर बैठने लगता है, सेट हो जाता है, इसलिए ये होता है। ब्रूज क्यों होता है, ट्रॉमा ड्यूरिंग लाइफ, ठीक है, जिंदा आदमी में ट्रॉमा हो जाए, चोट लग जाए, इस वजह से। साइट क्या होती है, डिपेंडेंट पार्ट एनीवेयर, ये तो सिर्फ डिपेंडेंट पार्ट्स पे होगा, ये कहीं भी बॉडी में हो सकता है जहाँ पर आपके चोट लगे। मार्जिन कैसी होती हैं, डिफ्यूज होती हैं, यूजुअली वेल डिफाइंड। इसकी कैसी होती हैं, डिफ्यूज, इसकी वेल डिफाइंड होती है। ब्रूज की जो मार्जिन्स होती हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं। इंसीजन में क्या होता है, ब्लड ओजेज आउट, एंड यहाँ पर क्या होता है, टिश्यू इनफिल्ट्रेशन सीन। ये डिफरेंस समझना इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं इंसीजन यानी कट लगाना। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो आप टिश्यू पर कट कर रहे हो या फिर आप ब्लड वेसल कट कर रहे हो, समझ आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब ब्रूज होता है तो जहाँ जो वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, राइट। लेकिन पोस्टमार्टम लिविडिटी में जो वेसल्स हैं वो रप्चर नहीं होती, उसमें ब्लड भर जाता है। तो अगर आपने उन वेसल्स को कट करा तो ब्लड बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर आपने टिश्यू को कट करा है लीवर मॉर्टिस में तो धीरे धीरे ब्लड आएगा, क्योंकि वो तो सारा वेसल्स में है। यहाँ पर ब्रूज में कह रहे हैं कि आपने टिश्यू भी काट दिया तो ब्लीडिंग आपको दिखेगी। क्यों, क्योंकि वो तो टिश्यू में फैल गया, वेसल्स तो फट गई है, अब वेसल से निकल के वो सारा टिश्यू में फैल गया, तो इस वजह से आपको वो टिश्यू में दिखने को मिलेगा। टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन मतलब वो टिश्यू में भर गया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ब्लांचेस इन अर्ली स्टेजेस डू नॉट ब्लांच। इसका क्या मतलब है, देखो इसे मैं आपको कैसे समझाती हूँ, देखिए बनाकर बताऊंगी मैं। ये है, एक ये टिश्यू है, एक ये ब्रूस के लिए है, समझ आ रहा है। तो अब मान लीजिए आपके इस पूरे एरिए में लीवर मॉर्टिस है। अब आपने क्या किया कि आपने इस पार्ट को दबाया तो ये पेल हो जाता है। जब आपने इस पार्ट को दबाया तो ये पीला हो गया, जब आपने इसे छोड़ा तो ये फिर से रेड हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भरा हुआ है, प्रेशर से वो ब्लड इधर उधर हो गया और पीला हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए इधर ये ब्लड है, आपने इसे दबाया, लेकिन यहाँ पर ये येलो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर येलो नहीं होता है, ये रेड ही रहेगा या ब्लू रहेगा। तो ये इसमें फ़र्क होता है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या देख रहे हैं, कंक्लूजन क्या है, लिवर मॉर्टिस इज एन इम्पॉर्टेंट पोस्टमार्टम चेंज caused by gravitational settling of blood after death. It is valuable in forensic medicine for determining time, position, movement of the body and possible cause of death. ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि डिपेंडेंट पार्ट्स सुपाइन पोजीशन में कौन सा है, प्रोन में कौन सा है, हैंगिंग में कौन सा है, याद रखेंगे। कलर इसके याद रखेंगे, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद से आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अगत तंत्र के चैप्टर थैनाटोलॉजी में उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक राइगर मॉर्टिस की। इससे पहले हमने कवर किया था लीवर मॉर्टिस, जिसे हम कहते थे पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस, और इसे हम कहते हैं पोस्टमार्टम रिजिडिटी। हाइपोस्टेसिस का मतलब होता है, हाइपो मतलब नीचे, स्टेसिस मतलब रुक जाना, स्टेबल हो जाना। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं पोस्टमार्टम रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कठोर, स्टिफनेस, ठीक है, उसका हार्ड हो जाना। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। और ये जो सारे नोट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस है, तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने सिलेबस से छोड़ा हो, ठीक है।
अब अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता है तो वो ना आपकी गलती होगी ना मेरी गलती होगी, राइट? क्योंकि मोस्टली कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में एक क्वेश्चन वो ऐसा डाल देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग में तो नहीं आता, कि जो हमने नहीं पढ़ा होता है, तो वो फिर हो जाता है। अगर आपको उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आता है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कोशिश कीजिए कि आप पहले 95% कवर करें जो कि सिलेबस से ही आता है। 5% के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, 95% इज़ इनफ, ठीक है, अच्छी परसेंटेज के लिए भी और पास होने के लिए भी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। राइगर मॉर्टिस यानी पोस्टमार्टम रिजिडिटी इज द स्टिफनिंग ऑफ मसल्स आफ्टर डेथ, क्योंकि डेथ के बाद के ही हम पढ़ रहे हैं, ड्यू टू केमिकल चेंजेस occurring in the muscles। समझ आ रहा है? राइगर मॉर्टिस, राइगर मीन्स स्टिफनेस, मॉर्टिस मीन्स डेथ। सो स्टिफनेस ऑफ द मसल्स, किसकी स्टिफनेस? मसल्स की, आफ्टर डेथ ड्यू टू केमिकल चेंजेस occurring in the muscles। डेफिनेशन बहुत इजी थी, समझ आ गई है। अब इसमें देखें तो ये क्या बोल रहे हैं कि इट अकर बिकॉज मसल लूज देयर एनर्जी सोर्स, क्योंकि हमें पता ही है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की, जो कि होता है एटीपी। जब एटीपी बाइंड करता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, काम करती हैं, राइट? और बॉडी के सभी फंक्शंस करने के लिए एटीपी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो इट अकर बिकॉज मसल लूज देयर एनर्जी सोर्स। जब हमारे सारे सिस्टम बंद हो गए, सारे रेस्पायरेशन नहीं हो रहा, सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो फिर कोई भी फंक्शनिंग बॉडी की नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन भी नहीं होता, और इसी वजह से मसल्स क्या कर देती हैं? काम करना बंद कर देती हैं। मैकेनिज्म ऑफ राइगर मॉर्टिस, ये देखिएगा नॉर्मल मसल कंडीशन क्या होती है कि लिविंग पर्सन में मसल कंटेन एटीपी, एटीपी हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम का भी एक रोल होता है जो कि हमने पढ़ा हुआ है नीट के टाइम पर, जो हमने पढ़ा था। आफ्टर डेथ क्या होता है वो हमें अब याद रखना है, ठीक है। जिंदा में तो है जो है अभी, लेकिन हमारा थैनेटोलॉजी में हम जो पढ़ रहे हैं वो आफ्टर डेथ के चेंजेस पढ़ रहे हैं, राइट? सो आफ्टर डेथ क्या होता है? रेस्पायरेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप। बिल्कुल सही बात है, रेस्पायरेशन और ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, ये सब खत्म हो जाता है, ठीक है। ब्रेन एक्टिविटी, रेस्पायरेशन और ब्लड सर्कुलेशन सब स्टॉप हो जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स स्टॉप। भाई जब सर्कुलेशन ही नहीं हो पा रहा है, सर्कुलेशन इज द मोड, ठीक है, जिससे सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई मीन्स ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई फिर नहीं हो पाएगी, एटीपी भी नहीं हो पाएगा, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। कैल्शियम एक्यूमुलेट्स इनसाइड मसल सेल्स। अब कैल्शियम जो है वो कहाँ रह जाता है? मसल सेल्स के अंदर। अब मसल प्रोटीन दो होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, जो कि परमानेंटली अटैच हो जाते हैं। समझ पा रहे हो आप कि एक्टिन मायोसिन परमानेंटली अटैच हो जाते हैं, जिससे मसल्स क्या हो जाती हैं? स्टिफ एंड हार्ड हो जाती हैं, और इसी की वजह से राइगर मॉर्टिस डेवलप होता है। वैसे तो मैकेनिज्म इतना ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता, सो आप बस इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, तो पूछा नहीं जाता है ये इतना। स्टेजेस या फिर कोर्स ऑफ राइगर मॉर्टिस, इसमें देखिए सबसे पहले कह रहे हैं कि प्राइमरी फ्लैसिडिटी, इमीडिएट आफ्टर डेथ, जैसे डेथ हो जाती है उसके बाद मसल्स आर सॉफ्ट एंड रिलैक्स। आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि जैसे कोई इंसान ना, आप देखते हो कि तड़पता है, ठीक है, जैसे उसकी डेथ हो जाती है तो वो एकदम सॉफ्ट एंड रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि इमीडिएटली आफ्टर डेथ जो वो कोशिश करता है, जैसे इंसान सांस लेने की कोशिश करता है कि उसे सांस आए, वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है, उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो मसल्स क्या हो जाती है? सॉफ्ट एंड रिलैक्स, बॉडी बिकम्स मोशनलेस, तो उसकी बॉडी फिर कोई मोशन नहीं करती है। ड्यूरेशन 1 से 2 घंटे, ठीक। अब राइगर मॉर्टिस की स्टेज आती है। ये स्टेज क्या थी? इमीडिएटली आफ्टर डेथ जो होता है, प्राइमरी फ्लैसिडिटी। अब राइगर मॉर्टिस की स्टेज आई है, उसमें क्या देखो, राइगर मॉर्टिस में मैंने आपको शुरू में बताया स्टिफनेस होती है मसल्स की। तो अब क्या होगा? राइगर मॉर्टिस की जब स्टेज स्टार्ट होगी तो ग्रेजुअल स्टिफनिंग स्टार्ट। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्या? स्टिफनिंग होती जाती है मसल्स की। ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस क्या है? राइगर मॉर्टिस यूजुअली स्टार्ट्स इन, सबसे पहले इनवॉलेंट्री मसल्स मींस हार्ट में,
फिर फेस एंड जॉ, फिर ऊपर से नीचे आएंगे, समझ रहे हो। सबसे पहले तो इनवॉलेंट्री मसल्स हर्ट लिखेंगे, उसके बाद सर से पैर तक आओ, फेस एंड जॉ, नेक, अपर लिम्ब, ट्रंक, लोअर लिम्ब, इज कॉल्ड लिस्टन्स लॉ। समझ आ गया क्या है इसका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले तो इनवॉलेंट्री मसल्स लिखोगे, उसके बाद ऊपर से नीचे आओ, फेस एंड जॉ, नेक, अपर लिम्ब, ट्रंक एंड लोअर लिम्ब, लिस्टन्स लॉ है ये। फिर आता है सेकेंडरी फ्लैसिडिटी। अब आफ्टर सम टाइम राइगर मॉर्टिस डिसअपियर, क्यों? ड्यू टू डिकम्पोजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न, राइगर मॉर्टिस डिसअपियर क्यों हो रहा था, बताओ क्यों हो रहा था? डिकम्पोजिशन की वजह से हो रहा था। मसल अगेन बिकम सॉफ्ट, जो मसल्स अभी स्टिफ हो रही थी वो वापस से क्या हो जाएंगी? सॉफ्ट। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्लैसिडिटी। प्राइमरी कब हो रही थी? एकदम, ठीक है, डेथ के एकदम बाद। जैसे वो पहले क्या कर रहा था, हाथ पैर मार रहा था, सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी डेथ होती है उसके बाद वो एकदम सॉफ्ट एंड रिलैक्स हो जाता है, जिसे प्राइमरी फ्लैसिडिटी कहते हैं। उसके बाद राइगर मॉर्टिस की अवस्था आती है जिसमें स्टिफनेस होती है। इसके बाद आती है सेकेंडरी फ्लैसिडिटी, जिसमें फिर से लूज हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं मसल्स। क्यों? ड्यू टू डिकम्पोजिशन, ठीक है, इसमें सॉफ्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्लैसिडिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्चुअली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा जो टॉपिक था गत तंत्र में कंपाइलेशन का, वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस था, बट जो मेरे से आगे वाले रोल नंबर थी मेरी फ्रेंड, सो उसका टॉपिक था थैनाटोलॉजी, ठीक है। अब सर ने उसको पूछा कि रूल ऑफ 12 बताओ, क्योंकि आपको पता है कि जब आप वाइवा देते हो तो इतना ज़्यादा प्रेशर, डर और ये सारी चीज़ें होती है ना, हम सही से सुन भी नहीं पाते। तो वो रूल ऑफ 9 सुनी, समझी, सुना तो उसने रूल ऑफ 12 ही होगा, तो रूल ऑफ 9 बताने लगी कि सर ये बर्न के लिए होता है। तो सर कह रहे हैं कि रूल ऑफ 9 नहीं बेटा, रूल ऑफ 12 बताओ। तो अनफॉर्चुनेटली वो उसे नहीं पता था, तो सर ने मुझे पास ऑन किया, क्योंकि हम 2 बच्चे गए थे वाइवा में अंदर। तो सर ने फिर मुझसे पूछा कि तुम बताओ क्या होता है रूल ऑफ 12। सो मैंने बता दिया, भले ही मैं रिवाइज करके तो नहीं गई थी और ना वो मेरा टॉपिक था, बट क्योंकि मैंने एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ा था, मेरे प्रैक्टिकल्स तो एग्ज़ाम के बाद हुए थे। तो मैं आपसे एक तो ये बताना चाहती हूँ कि आप इस तरह से पढ़ो, कोई भी चीज़ को रटो नहीं, उसे समझो, को रिलेट करो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, उसे इस तरह से समझो कि आपसे एग्ज़ाम बाद भी कोई पूछे, नींद से उठा के पूछे, तो वो आपकी याद निकले, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दिस कि अपने आसपास के रोल नंबर, जिनके अगर आप 3 के पेयर में जाते हो, 2 के पेयर में जाते हो, तो उसका भी टॉपिक थोड़ा पढ़ लेना खुद भी, राइट। सो जैसे मुझसे सर ने पूछ लिया है कि क्या होता है रूल ऑफ 12, तो ये आपके लिए वाइवा के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आगे वाले रोल नंबर का और पीछे वाले का टॉपिक पूछ लो कि आपका क्या टॉपिक है, ताकि आप भी उसे थोड़ा सा देख के जाओ कि अगर आपसे उसका टॉपिक पूछ लिया, क्योंकि ऐसा होता है उससे नहीं बताया गया तो फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा, तो आप भी नहीं बता पाओगे, तो फिर अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलिए रूल ऑफ 12 की बात करते हैं। तो रूल ऑफ 12 एक्सप्लेन द एवरेज टाइमिंग ऑफ राइगर मॉर्टिस। इसमें ये बोलते हैं, बहुत ईजी है, कि अपीयर होता है 12 घंटे में। मैंने सर को बोला, जब सर ने मुझसे पूछा, बिकॉज वो इतना प्रेशर होता है तो कुछ याद नहीं आता, मैं नॉर्मली सर से बोली कि राइगर मॉर्टिस आता है सर 12 घंटे में आता है, 12 घंटे रुकता है और 12 घंटे जाता है। एंड इट्स रियली वेरी इनफॉर्मल, ठीक है। एक एग्जामिनर के सामने मैं इस तरह से बोली कि 12 घंटे में आता है एंड जाता है। सो बट वो समझ गए कि हाँ ठीक है, पता है, तो सर ने कहा ठीक है, सही बताया। तो ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ किस तरह से कौन सा शब्द बोलना चाहिए। तो अपीयर्स इन द होल बॉडी इन फर्स्ट 12 आवर्स, appear in whole body first 12 hours, remains for next 12 hours, disappear in last 12 hours। तो appear होगा शुरू के 12 घंटों में, 12 घंटे तक रहेगा, परसिस्ट करेगा, रिमेन्स, एंड डिसअपियर हो जाएगा उसके बाद के 12 घंटों में। दिस इज द रूल ऑफ 12, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइम ऑफ राइगर मॉर्टिस स्टार्ट, प्राइमरी फ्लैसिडिटी होती है, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है, तो 1 से 2 घंटे के बाद, क्योंकि वो 1 से 2 घंटे तक होता है। फुली डेवलप हो जाएगा 6 से 12 घंटे में, परसिस्ट करेगा 18 से 24 घंटे, डिसअपियर हो जाएगा 24 से 36 घंटे। अब आप इसे देखकर ये पता लगा सकते हो कि टाइम ऑफ डेथ कितने घंटे पहले थी।
1 से 2 घंटे हुए हैं तो उसमें राइगर मोर्टिस नहीं होगा, तो आप कह दोगे 1 से 2 घंटे हुए हैं। फिर मान लीजिए कि टाइम है 6 से 12 घंटे का, तो राइगर मोर्टिस आपको मिलेगा फुली डेवलप। मान लो 18 से 24 घंटे उसे मरे हुए हो गए हैं, तो उसकी पूरी बॉडी में आपको राइगर मोर्टिस मिलेगा। अब 24 से 36 घंटे में मान लीजिए आपको राइगर मोर्टिस, अब देखो हाँ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, डिसअपियर 24 से 36 घंटों में होता है। इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो राइगर मोर्टिस जो आता है हेड से पैर की तरफ आता है, तो जाता कैसे है, ऐसे पहले पैर से ख़त्म होगा, फिर एब्डोमेन से, फिर ट्रंक से, लिम्ब से, फिर उसके बाद जॉ, फिर नेक, जॉ, और सबसे बाद में ख़त्म कहाँ से होगा, सर से। समझ आ रहा है? अरे ऐसे समझो, मैं दिखा देती हूँ ना, शायद मैं अभी समझा नहीं पा रही। देखो आता कैसे था, आता ऐसे है, जाता ऐसे है, यानी आएगा 1 2 3 4 5 6, जाएगा 6 5 4 3 2 1। समझ आ गया? तो जाएगा कैसे, सबसे पहले लोअर लिम्ब वो हो जाएंगे रिलैक्स, फिर ट्रंक, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब समझ आ गया होगा। मॉडिफाइंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। फैक्टर कॉजिंग अर्ली ऑनसेट, देखो इसमें क्या क्या बोल रहे हैं। फैक्टर कॉजिंग अर्ली ऑनसेट, कौन से वो फैक्टर हैं जो जल्दी राइगर मोर्टिस को बुलाते हैं। फैक्टर डिलेइंग राइगर मोर्टिस, कौन है जो उसे डिले करते हैं। फैक्टर कॉजिंग शॉर्ट ड्यूरेशन, फैक्टर कॉजिंग लॉन्ग ड्यूरेशन। समझ आ रहा है? चलो तो सबसे पहले फैक्टर कॉजिंग अर्ली ऑनसेट, कौन है वो ऐसे फैक्टर्स जो राइगर मोर्टिस को जल्दी बुलाते हैं। ठीक है, हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर, हीट इंक्रीज केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से राइगर मोर्टिस पहले आ जाता है, यानी 1 से 2 घंटे का जो टाइम है उससे पहले आ जाएगा। वायलेंट एक्सरसाइज बिफोर डेथ, एटीपी गेट एग्जॉस्ट क्विकली, फॉर एग्जाम्पल रनिंग, कन्वल्सेंट, स्ट्रगलिंग, किस में पहले आता है। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि एटीपी खत्म होना है, ठीक है, तो एटीपी खत्म जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रन कर रहे हो, ड्रोनिंग में देखा जाता है, सो इसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है, ज़्यादा एटीपी खत्म हो रहा है, तो एटीपी जल्दी खत्म हो जाएगा। जो 1 घंटे में ख़त्म होना था वो आप जीते जी भी कर गए कुछ, तो कुछ वैसे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो जहाँ 1 घंटे में आ रहा था वो अब 30 मिनट में आ जाएगा, तो अर्ली हो जाएगा। फीवर ऑफ सेप्टिसीमिया में, क्योंकि इंक्रीज बॉडी मैटर, क्योंकि बॉडी मेहनत कर रही होती है। थिन बॉडी लेस मसल्स मास की वजह से, जिसकी मसल्स ही कम है। फैक्टर डिलेइंग राइगर मोर्टिस, कोल्ड वेदर, केमिकल रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है। मस्कुलर हेल्दी पर्सन, मोर मसल्स, ग्लाइकोजन, भाई जिसके पास ग्लाइकोजन है उसके पास एनर्जी है। डेथ ड्यूरिंग स्लीप और कोमा, मसल्स आर रिलैक्स बिफोर डेथ, क्योंकि डेथ से जहाँ पर एटीपी काम कर रहा था तो वहाँ जल्दी आ रही थी, यहाँ पे तो बिल्कुल आदमी मस्त सोया है, तो वहाँ पे उसकी मसल्स रिलैक्स हैं, भर भर के एटीपी है, तो लेट होगा। फैक्टर कॉजिंग शॉर्ट ड्यूरेशन, हाई टेम्परेचर, एग्जॉशन बिफोर और सेप्टिसीमिया। फैक्टर कॉजिंग लॉन्ग ड्यूरेशन, कोल्ड क्लाइमेट और स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी। दोनों सेम है, हेडिंग चेंज हो गई है, आपके लिए कंटेंट बढ़ा दिया है। ठीक है, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, मोस्ट कितना मोस्ट लिखो बच्चों, बहुत सारा मोस्ट, इनफाइनाइट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का ये मतलब होता है कि आपसे एल्गर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस और राइगर मोर्टिस में जो पूछेगा ना, बाकी तो जो चाहे वो पूछे, लेकिन मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस उसके पूछे बिना उसके शरीर, मतलब उसका आत्मा, उसका जो मन है वो संतुष्ट नहीं होगा कि बच्चे से ये नहीं पूछूंगा तो फिर कैसे होगा, पेपर में मज़ा नहीं आएगा ना। ठीक है, राइगर मोर्टिस एज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन फॉरेंसिक मेडिसिन, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले देखो हेल्प टू एस्टिमेट टाइम सिंस डेथ, ये तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। डिग्री ऑफ स्टिफनेस की वजह से आप पता लगा सकते हो। इंडिकेट्स वेदर बॉडी वॉज मूव्ड, इफ राइगर मोर्टिस इज ब्रोकन और पोजिशन चेंजेस, बॉडी में हैव बीन मूव्ड आफ्टर डेथ। देखो राइगर मोर्टिस में जो पोजीशन है वो आपने चेंज करने की कोशिश की तो वो राइगर मोर्टिस टूट जाएगा, तो जिससे ये पता चल सकता है कि किसी ने उस बॉडी को डेथ के बाद हिलाया है, मूव किया है ज़बरदस्ती, क्योंकि राइगर मोर्टिस एक बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है बॉडी, उसमें बहुत फोर्स लगता है। ठीक है,
ईजी नहीं है वो। हेल्प इन डिटरमाइनिंग पोजिशन एट डेथ, कि वो कौन सी पोजिशन में उसकी डेथ हुई है ये बताता है। बॉडी में रिमेन फिक्स्ड इन सेम पोस्चर ड्यू टू राइगर मॉर्टिस। समझ आ गया। कन्फर्म्स डेथ प्रेजेंस ऑफ राइगर मॉर्टिस का क्या मतलब, रिलायबल यानी ट्रुथ क्या बोलते हैं, ट्रस्ट वर्दी साइन है, ठीक है, कि अब इसकी डेथ हो गई है। असिस्ट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडी, टाइम और पैटर्न कैसा था ये राइगर मॉर्टिस बताता है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, मर्डर्स में, ठीक है, सुसाइड में, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। अब राइगर मॉर्टिस और कैडावरिक स्पाज्म क्या होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपसे पता है कब पूछेगा, पीए में आपसे पूछेंगे, टीटी में आपसे पूछेंगे, फाइनल एग्जाम का तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन राइगर मॉर्टिस आएगा तो ये उसके साथ लग के आ सकता है। अगर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस वो नहीं पूछेंगे तो फिर वो ये पूछेंगे कि कैडावरिक स्पाज्म के साथ डिफरेंस बताओ क्या है राइगर मॉर्टिस का। और वाइवा में अगर आपका टॉपिक थैनाटोलॉजी है तो भी इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये पूछा जाए। तो सबसे पहले आता है फीचर्स की हेडिंग, फिर राइगर मॉर्टिस और कैडावरिक स्पाज्म। ऑन सेट राइगर मॉर्टिस ग्रेजुअली आता है। देखो बताया था ना कि राइगर मॉर्टिस धीरे धीरे 6 घंटे तो उसे लगते हैं आने में, 12 घंटे लगते हैं ना उसे आने में, कि 12 घंटे में धीरे धीरे आएगा। कैसे कैसे आएगा, उसके 6 स्टेप्स हैं कि इनवॉलेंट्री, फिर हेड, नेक, जॉ, लिम्स, ट्रंक्स, लोअर लिम्ब। धीरे धीरे आ रहा था 12 घंटे में। ये इमीडिएट आता है। आता कब है, डेथ के तुरंत बाद, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगी। मसल्स अफेक्टेड होल बॉडी, स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स। होल बॉडी क्योंकि हमने पढ़ा भाई ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी में। स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स, जो मसल्स एक्टिव होती हैं उस टाइम पर वही मसल्स में सिर्फ कैडावरिक स्पाज्म होता है। मैं एग्जांपल जब बताऊंगी तब बताऊंगी कि ये क्या है। केमिकल चेंजेस होते हैं, इस वजह से ये होता है। कैल्शियम वाला जो हमने पढ़ा था कि एटीपी, इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम इमोशन एक्सर्शन बिफोर डेथ। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, इमोशनली और फिजिकली दोनों ही तरह से, इस वजह से कैडावरिक स्पाज्म होता है। ड्यूरेशन टेम्पोरेरी होता है। टेम्पोरेरी बोले तो 12 घंटे में आता है, रुकता है 12 घंटे, फिर 12 घंटे में चला जाता है। ड्यूरेशन इसकी क्या है, परसिस्ट टिल राइगर मॉर्टिस पासेस। ये कब तक रहेगा, जब तक, शुरू तो ये राइगर मॉर्टिस से पहले होगा। राइगर मॉर्टिस क्योंकि 1-2 घंटे बाद होता है, तो कैडावरिक स्पाज्म मान लो कि भाई एकदम होता है, तुरंत डेथ के बाद शुरू होगा कैडावरिक स्पाज्म। और कब जाएगा, जब राइगर मॉर्टिस जाएगा राइगर मॉर्टिस के साथ ही आएगा, राइगर मॉर्टिस से पहले। अब आप देखो कि मैं आपको क्या समझाने की बात कर रही थी कि कैडावरिक स्पाज्म क्या होता है। जगह कहाँ पर है, मैं यहाँ पर बना दूँ। तो देखो मान लो ये बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अब इसमें किसी ने कह दिया कि बम है, ठीक है, जैसे अक्सर मूवीज में हड़कंप मच जाता है। सो वही वाला एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो अब यहाँ पे इतना ज़्यादा हलचल हो गई, सब एक दूसरे भागे फिर रहे हैं। एक आदमी बेचारा यहाँ पर था और वो इन सब के पैरों में आ गया। तो अब उसके हाथ आप देखोगे ऊपर को होंगे, उसके पैर भी वर्किंग होंगे, वो लोगों को हटाने की कोशिश कर रहा होगा, लोग उसे दबा के कुचल के भाग रहे होंगे। आप सोच रहे हो वो कंडीशन कैसी होगी, लोग इतने परेशान और इधर उधर भाग रहे हैं सारे लोग। और ये नीचे लेटा है, गिर गया वो ज़मीन पर, और वो अपने हाथ से उठने की कोशिश कर रहा है, वो उठ नहीं पा रहा। और इसी हालत में उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके हाथ क्या होंगे ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है, और उसके फिंगर्स जैसे भी उसकी होंगी, आप ऐसे समझो ये वो आदमी है, इसके हाथ ऐसे ऊपर को हैं, पैर भी उसके बचने की कोशिश में, लोगों को हटाने की कोशिश में होंगे। तो इसी तरह से इसका ये क्या हो जाएगा, यही इसका क्या कहलाएगा, कैडावरिक स्पाज्म। अब ये देखो जो मैंने आपको छोड़ा था, इमीडिएट होता है, जैसे ही डेथ हुई तभी से वो शुरू हो गया। स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स कौन कौन सी हैं, हाथ की और पैर की इन्वॉल्व हो रही है, और भी हो सकती हैं। एक्सट्रीम इमोशन एक्सर्शन, वो कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा था ना अपने डेथ के टाइम पर,
इमोशंस एंड एक्सर्शंस बोथ, मेंटली भी एग्जॉस्ट, फिजिकली भी वो इतना काम कर रहा है। परसिस्ट, ये तो मैंने आपको बताई दिया कि परसिस्ट कब तक रहेगा, आएगा तो राइगर मॉर्टिस से पहले, लेकिन जाएगा राइगर मॉर्टिस के साथ। अब कंक्लूजन देखो, राइगर मॉर्टिस इज द पोस्टमार्टम स्टिफनिंग ऑफ मसल्स कॉज्ड बाय डिप्लीशन ऑफ एटीपी आफ्टर डेथ। इट फॉलोज अ डेफिनेट पैटर्न एंड टाइमिंग। समझ, ये मैंने समझा दिया है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक मेडिसिन फॉर एस्टिमेटिंग टाइम सिंस डेथ एंड अंडरस्टैंडिंग सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग डेथ। ईजी था, मुझे लगता है राइगर मॉर्टिस अब आप कभी नहीं डरोगे, क्वेश्चन आएगा तो आप कभी छोड़ के नहीं आओगे, राइट बच्चों। चलिए, तो ये था आज का हमारा टॉपिक राइगर मॉर्टिस का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस और इजी कॉन्सेप्ट्स आप मिस ना कर पाओ। अगर इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्गर मॉर्टिस की, जिसकी डेफिनेशन हम देखेंगे और जो मैंने कवर किया है अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस, कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट्स, राइट। सो सबसे पहले थेनेटोलॉजी के चैप्टर में एल्गर मॉर्टिस की हम बात करते हैं, जिस वीडियो में हम कवर भी कर चुके हैं 2 वीडियोस में, लिवर मॉर्टिस एंड राइगर मॉर्टिस। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर चैनल पर देख सकते हो। एल्गर मॉर्टिस क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। एल्गर मॉर्टिस मीन्स द कूलिंग ऑफ द बॉडी after death until it reaches the temperature of the surrounding environment, right? Algar mortis क्या होता है? Cooling of the dead body after death until it reaches the temperature of the surrounding environment, यानी जब तक के इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता बॉडी और एनवायरमेंट के बीच में, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है और इसी को एल्गर मॉर्टिस कहते हैं, यानी कूलिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी का ठंडा होना और एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ मैच करना, क्या होता है, एल्गर मॉर्टिस। अब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, राइगर मॉर्टिस, एल्गर मॉर्टिस एंड लिवर मॉर्टिस, ठीक है। तो एल्गर मॉर्टिस को याद करने के लिए एसी कैसा होता है, ए से एल्गर मॉर्टिस और सी से कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। राइगर मॉर्टिस में आपको याद आ जाना चाहिए रिजिडिटी, ठीक है। रिजिडिटी मतलब स्टिफनेस ऑफ द मसल्स, यानी कि राइगर मॉर्टिस हो जाएगा, ठीक है। आर से राइगर, आर से पोस्टमार्टम रिजिडिटी होता है और रिजिडिटी मतलब स्टिफनेस ऑफ मसल्स हो जाएगी। फिर आपको सारी चीजें आपको याद आ जाएगी, रूल ऑफ 12 एंड मेडिकोलिकल इंपॉर्टेंस, वो सारी चीजें। लिवर मॉर्टिस कैसे याद करोगे? लिवर मॉर्टिस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ए और ए सी से तो ये याद कर लिया, रिजिडिटी से राइगर मॉर्टिस याद कर लिया, जो बचा वो लिवर मॉर्टिस है, जो कि स्टेरिंग के लिए है। समझ आ गया? एल्गर मीन्स कोल्डनेस, मॉर्टिस मतलब डेथ। तो आप इन तीनों को बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। आफ्टर डेथ मेटाबॉलिज्म स्टॉप्स, बिल्कुल सही बात है। द बॉडी नो लॉन्गर प्रोड्यूस हीट बिकॉज सेल्यूलर एक्टिविटी स्टॉप, सेल्यूलर एक्टिविटी जो है वो बंद हो गई है, तो अब बॉडी में कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती। ब्लड सर्कुलेशन भी स्टॉप, हीट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, सर्कुलेशन नहीं है तो हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। बॉडी लूजेस हीट ग्रेजुअली टू सराउंडिंग बाय। अब वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हमारी बॉडी हीट को लूज करती है सराउंडिंग में? रेडिएशन से, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से एंड इवेपोरेशन से। The body temperature slowly falls until it become equal to the environmental temperature. ये तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली बच्चों, मेरे से एग्जामिनर ने पूछा था वाइवा में कि जब मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था राइगर मॉर्टिस वाली में रूल ऑफ 12, उन्होंने मुझसे पूछा, जब मैंने उन्हें वो जवाब दे दिया तो अब एग्जामिनर चाहता है कि अब इसे फंसाया जाए कहीं, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एल्गर मॉर्टिस कूलिंग ऑफ द बॉडी का रेट क्या है पर आवर, ठीक है। सो मुझे लगता था 1 के आसपास है, बट आई वॉज नॉट मुझे पक्का नहीं पता था, कंफर्म नहीं याद आ रहा था मुझे, क्योंकि एग्जाम में पढ़ा था और एग्जाम के लगभग 1 महीना और उससे ही ज्यादा टाइम हो गया है, और तो मुझे वो बिल्कुल याद आया ही नहीं उस टाइम पर। सो
बस मैं बोल ही नहीं पाई, और फिर जब मैंने आके देखा तो ये था 0.5 से 1 पर डिग्री सेल्सियस पर आवर। तो मैं सोच रही थी काश मैं 1 बोल देती तो सही हो जाता, लेकिन नहीं बोल पाई मैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी, कंफर्मेशन नहीं था कि सही है मेरा या नहीं। तो ये थोड़े थोड़े मेरे वाइवा के एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जो कि मेरी फ्रेंड का टॉपिक था। सो मेरे से भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि रेट क्या है। तो आपके लिए इसलिए मैंने बताया कि ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है एवरेज फॉलिंग टेम्परेचर कितना होता है? 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस पर आवर। समझ आ गया? कॉमनली टेकन एज 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर। ठीक है, तो दोनों ही चीजें, स्केल्स दोनों ही याद रखने हैं। 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस और 1.5 दोनों को जोड़ दो तो 1.5 फ़ारेनहाइट। ठीक है, कूलिंग इज यूजुअली फास्टर इन फर्स्ट फ्यू आवर्स देन बिकम ग्रेजुअल। बिल्कुल सही बात है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी तो यही कहता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही जल्दी वो लूज करेगा ना टेम्परेचर। सही बात है, और उसके बाद धीरे धीरे लूज करेगा, ग्रेजुअल हो जाएगा। सही बात। टेम्परेचर इज कॉमनली मेजर्ड रेक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सारी चीजें जो मैं आपको बताती हूँ ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर सोचो, आप पहले सोचो, ये सारी चीजें छोड़ो। वैसे जो हम बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं वो हम माउथ से, अंडर आर्म से लेते हैं, राइट, जब फीवर वगैरह हो जाता है। लेकिन डेड बॉडी में हम टेम्परेचर मेजर करते हैं रेक्टली। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं? रेक्टली। लीवर टेम्परेचर में ऑल्सो बी यूज्ड, लेकिन जो मेजरली मोस्टली यूज किया जाता है वो है रेक्टल टेम्परेचर। याद रखेंगे। मॉडिफाइंग फैक्टर ऑफ एल्गर मॉर्टिस, एनवायरमेंटल टेम्परेचर। कोल्ड एनवायरनमेंट है तो फास्टर कूलिंग है, क्यों? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। हॉट एनवायरनमेंट है तो स्लोअर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। क्लोथिंग, हैवी क्लोथिंग ब्लैंकेट स्लो कूलिंग हो जाएगी। नेकेड बॉडी है तो रैपिड कूलिंग होगी। बॉडी बिल्ड की बात करें तो थिन बॉडी है तो जल्दी ही कूल हो जाएगी। फैट देखो, क्योंकि फैट इंसुलेटर की तरह वर्क करता है तो इसलिए स्लोली वो कूल डाउन होगी। एज की बात करते हैं तो चिल्ड्रन एंड ओल्डर पर्सन कूल्स फास्टर, क्योंकि जो उनका सरफेस एरिया है वो ऐसा कह सकते हैं कि जो उनकी मसल्स है, फैट है, वो सारी उसमें कम है। एडल्ट्स में थोड़ा स्लो होता है। एयर मूवमेंट की बात करें तो विंड फैन इंक्रीज कूलिंग। मॉइस्चर की बात करें तो वेट बॉडी कूल फास्टर ड्यू टू इवेपोरेशन। समझ आ रहा है? जो वेट बॉडी है वो जल्दी ठंडी हो जाती है बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। कॉज ऑफ डेथ, अब ये देखो, फीवर, सेप्टिसीमिया, हीट स्ट्रोक में बॉडी में रिमेन वार्म लॉन्गर, क्योंकि जो बॉडी की डेथ हुई है वो वर्क करते करते हुई है, तो वहां पर बॉडी गर्म रहती है लंबे टाइम तक। हिमरेज, एक्सेसिव ब्लीडिंग तो फास्टर कूलिंग, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, और हम जानते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है, राइट। तो इन केसेस में क्या हो जाएगा? फास्टर कूलिंग। पोजिशन एंड सराउंडिंग बॉडी इन वाटर कूल फास्टर, सही बात है। क्लोज रूम स्लो कूलिंग। फिजिकल एक्टिविटी बिफोर डेथ, वायलेंट एक्सरसाइज बिफोर डेथ may initially keep body warm. Medical legal importance, very important. Estimation of time since death, alger mortis help in determining the postmortem interval, यानी टाइम कितना हो गया है डेथ से। लोअर बॉडी टेम्परेचर जनरली इंडिकेट लॉन्गर टाइम सिंस डेथ। बॉडी जितनी गर्म है उतना समझना चाहिए कि डेथ अभी हुई है, जितनी ज़्यादा ठंडी होती जाएगी उसका मतलब यह है कि डेथ को टाइम ज़्यादा गुजर चुका है। Helps in confirming death. Coldness of the body is one of the classical sign of death. अगर बॉडी गर्म से ठंडी होने लगे तो पता चल जाता है कि इसकी डेथ हो गई है। जो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, सेलुलर एक्टिविटीज़ है, वो सारी क्या हो गई हैं? स्टॉप हो गई हैं, और जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगा है, बॉडी कूल होने लगी है। इंडिकेट एनवायरमेंटल कंडीशंस। बॉडी टेम्परेचर में सजेस्ट वेदर बॉडी वॉज एक्सपोज टू कोल्ड या फिर वार्म सराउंडिंग, और वेदर बॉडी was moved after death. देखो, जिस सराउंडिंग में बॉडी हमें मिली है वो सराउंडिंग
और असल में वो सराउंडिंग जहाँ से वो लाई गई है। अगर ये दोनों चेंजेस हैं तो उस हिसाब से उसका जो रेट है वो भी चेंज हो जाएगा, और ये हमारा इन्वेस्टिगेशन के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक्चुअली कंक्लूजन देखो कि पूरा जो सार है वो इसका क्या निकला है कि एल्गर मॉर्टिस इज अ पोस्टमार्टम कूलिंग, यानी पोस्टमार्टम एंड यानी मरने के बाद की कूलिंग ऑफ द बॉडी है ड्यू टू सेसेशन, यानी रुक जाना किसका, हीट के प्रोडक्शन का आफ्टर डेथ, influenced by several environmental and bodily factors जो कि हमने पढ़े, and of great medico-legal importance especially in estimating the time since death. right, टाइम के लिए जो माना जाता है वो एल्गर मॉर्टिस अच्छा है। ये आपके डिफ़िकल्ट टर्म्स है जो कि आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल रॉयल आयुर्वेद टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि उन्हें भी ये सब इजीली समझ आ जाए। वो चेंजेस होते हैं जो लेट होते हैं, यानी 24 घंटे के बाद होते हैं, 24 आवर्स के बाद। सबसे पहले तो इमीडिएट साइंस होते हैं, फिर अर्ली साइंस, ठीक है, उसके बाद आता है लेट चेंजेस। तो इसमें हम याद कर सकते हैं पैम से या मैप से, वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, मैप और पैम, ठीक है। पेट्रिफिकेशन होता है, एडिपोसियर फॉर्मेशन, मम्मिफिकेशन, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रिफिकेशन की। इसका मतलब होता है डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी टिश्यू बाय बैक्टीरिया लीडिंग टू फाउल स्मेल एंड गैस फॉर्मेशन। अब बॉडी सड़ने लगती है, उसका ब्रेक डाउन होने लगता है, बैक्टीरिया उसे क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। अब जब बैक्टीरिया उस पर आके बैठ जाते हैं और उसे डिकम्पोज करते हैं तो उसमें से एक फाउल स्मेल आती है और गैस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, ग्रीनिश डिस्कलरेशन आता है एब्डोमेन फर्स्ट पे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फैट, सबसे पहले फैट को वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। गैस फॉर्मेशन होती है तो ब्लॉटिंग हो जाती है, फाउल स्मेल आने लगती है बॉडी से, स्किन पीलिंग, यानी जो स्किन है आपकी वो उतरने लगती है। लिक्विफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स होते हैं वो लिक्विड हो जाते हैं, मीन्स वो पानी पानी हो जाते हैं, क्योंकि उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फैक्टर्स कौन कौन से इसको अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है टेम्परेचर, सबसे पहले अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हॉट होगा, तो बैक्टीरिया ग्रोथ फास्ट होगी, तो हॉट टेम्परेचर में फास्टर डिकम्पोजिशन होगा। अगर ठंडी बॉडी होगी तो स्लोअर, ठंडी जगह होगी तो स्लोअर होगा। मॉइस्चर वेट में फास्टर होता है, क्योंकि अगर मॉइस्चर है तो चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं, ठीक है। एयर एक्सपोजर, अगर ओपन बॉडी है तो फास्टर होगा, अगर कवर होगी तो स्लो हो जाएगा। इंटरनल फैक्टर क्या है, एज, चिल्ड्रन में फास्ट होता है। बॉडी बिल्ड, जो ओबेस है उनमें फास्ट होता है, क्योंकि उनमें फैट होगा, फैट पर ही बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, उसे ब्रेक डाउन करते हैं, इसी वजह से। कॉज ऑफ डेथ, इन्फेक्शन से हुई है तो फास्टर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें सेप्सिस या इन्फेक्शन था। पॉइजन में स्लो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है, हेल्प्स एस्टिमेट टाइम सिंस डेथ, ठीक है, कि उसे मरे हुए कितना टाइम हो गया है ये हमें बताता है। आइडेंटिफिकेशन, उसके क्लोथ से, उसके फीचर से उसकी आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं, किस जगह वो डेथ हुई है, उसकी वाटर में बरी था, वाटर था या ओपन में था, वो उसके बैक्टीरिया से पता चल सकता है, उसके फिल्ट्रिफिकेशन के मेथड से पता चल सकता है, ठीक है। मे डिस्ट्रॉय इंजुरीज, देखो जब प्यूट्रिफिकेशन होता है तो स्किन, जैसे हमने बताया, हटने लगती हैं, तो इंजुरीज़ को पता करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आखिर उसका कॉज क्या था उसके डेथ का। इसके बाद हम बात करते हैं मम्मिफिकेशन की। मम्मिफिकेशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी बाय ड्राइंग रिजल्टिंग इन ड्राई श्रंकन लेदरी बॉडी। तो मम्मिफिकेशन प्रिजर्वेशन होता है बॉडी का, कैसे हम करते हैं, लॉस ऑफ वाटर, यानी जो पानी होता है बॉडी का उसे ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद बॉडी ड्राई हो जाती है, श्रंकन यानी सिकुड़ जाते हैं, लेदरी हो जाती है, ठीक है। इसके की फीचर्स क्या है, बॉडी बिकम ड्राई, हार्ड एंड ब्राउन ब्लैक। उसमें ग्रीनिश कलर था, एक बार आपको दिखा देते हैं, देखो इसमें ग्रीनिश कलर था, इसमें ब्राउन है, डार्क ब्राउन, ब्राउन और ब्लैक। स्किन लुक्स लाइक लेदर की तरह, ठीक है। नो फाउल स्मेल, इसमें कोई स्मेल नहीं आती है, क्योंकि हमने देखो बैक्टीरिया मॉइस्ट में
काम करता है, तो मॉइस्चर हमने दिया ही नहीं है उसे, वो सूख गया है, तो वहाँ पर कोई फाउल स्मेल फिर नहीं आती है। बॉडी वेट कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमने उसे श्रंक कर लिया। जो उसका वाटर कंटेंट है, हमें पता है कि बॉडी का वेट वाटर कंटेंट से बहुत ज़्यादा होता है। अब वो वाटर कंटेंट ही नहीं रहा है, तो इसलिए बॉडी का वेट कम हो जाता है। मॉडिफाई फैक्टर्स हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट फेवर्स ममिफिकेशन। जहाँ का मौसम ही ठंडा है, यानी डेजर्ट वाले एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर ममिफिकेशन जल्दी होता है, वो फेवर करता है। गुड वेंटिलेशन हो, देखो हवा भी तो सुखाएगी ना मॉइस्चर को, तो गुड वेंटिलेशन है तो ममिफिकेशन हो जाएगा। थिन बॉडी है, जिसका फैट ही कम है, उसे सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसने क्लोथ्स पहने हैं, मे हेल्प ड्राइंग, वो ड्राई करने में हेल्प कर सकता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, इंजरीज में बी प्रिजर्व। देखो वहाँ पर इंजरीज ख़त्म हो रही थी क्योंकि वहाँ पर स्किन हट रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा सीन ही नहीं है कि स्किन हट रही है। यहाँ पे बॉडी तो जैसी थी वैसी ही, बस वो श्रंक हो जाती है। हेल्प एस्टिमेट लॉन्ग ड्यूरेशन सिंस डेथ, ठीक है, ये लंबे समय तक चल सकती है और क्योंकि हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अब अगर नेचुरली ममिफिकेशन हो रहा है बॉडी का, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ऐसे एनवायरनमेंट में थी जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और एनवायरनमेंट बहुत ड्राई है। एडिपोज हियर, एडिपोज मतलब फैट एंड सेरे मतलब वैक्स। सेरे मतलब होता है वैक्स। तो कन्वर्जन ऑफ बॉडी फैट इनटू द वैक्सी सोप लाइक सब्सटेंस ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन इन मॉइस्ट कंडीशन। जस्ट लाइक पुट्रिफिकेशन, ये भी एक चीज़ है, लेकिन ये होता है एडिपोज टिश्यू में, जब वो क्या हो जाता है, वैक्स की तरह बनने लगता है। क्यों? ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन। इसे हम ग्रे वैक्स भी कहते हैं। की फीचर्स क्या है? बॉडी अपीयर वैक्सी ग्रीसी, इसका कलर है येलो वाइट। उसका ब्लैक और ब्राउन था ममिफिकेशन का, और प्यूट्रिफिकेशन का था ग्रीनिश, राइट। कलर इसका है येलो वाइट। स्मेल आती है रेंसिड, बैड फैट, यानी फैट जैसी बुरी स्मेल आती है। पार्ट्स लाइक चीक्स बटक्स कॉमनली अफेक्टेड, क्योंकि फैट यहीं पर ज़्यादा होता है। मॉइस्ट एनवायरनमेंट में फेवर हो जाएगा। लैक ऑफ एयर में प्रेजेंस ऑफ फैट, अगर फैट होगा तो वहाँ पर, जहाँ पर फैट होगा वहीं तो एडिपोज एयर होगा, तो इसलिए वार्म टेम्परेचर है तो होगा, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रोथ को प्रमोट करेगा। मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है? प्रिजर्व बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, इंजरीज में भी वेल प्रिजर्व्ड, इसमें भी क्योंकि यहाँ पर स्किन नहीं हट रही है, सिर्फ पर्टिकुलर फैट वाले रीजन को ये अफेक्ट कर रहा है। सजेस्ट बॉडी वॉज इन वाटर और मॉइस्ट प्लेस, तो यहाँ पर वो। अब हम बात करते हैं ऑटोप्सी की। ऑटोप्सी ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और नेक्रोस्कोपी। नेक्रो का मतलब भी तो डेथ से होता है ना। एज अ साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, मैनर, मैकेनिज्म ऑफ डेथ एंड टू डॉक्यूमेंट एनी डिसीज और इंजरी प्रेजेंट। समझ आ गया? कॉज, मैनर, क्या रीज़न था, किस तरह से, और उसका मैकेनिज्म क्या था, कि सिंकोप था, एस्फेक्सिया था, कोमा था, और कोई और इंजरी या कोई और डिसीज़ तो नहीं था जिसकी वजह से डेथ हुई है। टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी की बात करते हैं तो सबसे पहले मेडिको लीगल, टू डिटरमाइन द कॉज, यानी मेडिको लीगल फॉरेंसिक में जो होती है। फॉरेंसिक में जैसे किसी का मर्डर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर जैसे अभी मैं आपको एक केस बताती हूँ। तो हुआ ये था कि एक बेटे ने अपनी मदर को मारा, आरी से काटा, गला घोट के पहले मारा, फिर इस तरह से निशान बनाए किसी धारदार शायद आरी से कि वो ऐसा लगे कि गुलदार ने मारा है, ठीक है। फिर लोग उससे कह रहे थे कि चलो पोस्टमार्टम करा लो, पता चल जाएगा क्या हुआ है, और पोस्टमार्टम कराओगे तो तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो बहुत मनाने के बाद लोगों ने उसे मनाया तो वो मान गया। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि इनकी जो डेथ हुई है उनकी मदर की, वो गला दबाने से हुई है। तो क्या हुआ फिर? उसने कोशिश की थी कि वो फेक क्या बना देगा, फेक इंजरीज़ बना देगा और ये साबित कर देगा कि उसकी मदर की डेथ गुलदार की वजह से हुई है, गुलदार ने उन पर अटैक किया था। बट
फॉरेंसिक में, ऑटोप्सी में ये उन्हें पता चल गया था कि इनकी डेथ गला दबाने की वजह से हुई थी। फिर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने कहीं सुना था, मेरे गांव में एक और केस हुआ था जहां पर पोस्टमार्टम हुआ तो वहां पर उसे 5 लाख रुपए मिल गए थे, इसलिए मैंने भी ऐसा किया। तो इस तरह के केसेस भी हमारे आसपास होते हैं। तो देखो गलत का तो हमेशा बुरा ही अंजाम होता है, ठीक है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा ही मिलेगा। तो फॉरेंसिक, अब जो वो उनकी ऑटोप्सी वो कैसी थी, फॉरेंसिक थी, जिसमें हम क्या पता लगाते हैं, कॉज या मैनर ऑफ डेथ, आइडेंटिफाई द डिसीज़। अगर जैसे उनका तो आइडेंटिटी पता थी, किसी की नहीं भी पता होती तो आइडेंटिफाई करना, एंड कलेक्ट एविडेंस फॉर लीगल पर्पस इन अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। ऑथराइज बाय लॉ, कोरोनर, पुलिस ऑफिसर, कंसेंट ऑफ द रिलेटिव इज़ नॉट रिक्वायर। अगर हमें किसी का पता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और कोई ऐसे सस्पिशियस डेथ है, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कंसेंट ले रिलेटिव्स का। वो एज लॉ उसे न्याय दिलाने के लिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी ऑटोप्सी करके सच को सामने लाएं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि होमिसाइडल होता है तो घर वाले मना करते हैं कि भाई हमें नहीं कराना है। सो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पैथोलॉजिकल यानी क्लिनिकल, टू स्टडी द डिसीज प्रोसेस, कंफर्म क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड एवेल्युएट द एफिकेसी ऑफ द मेडिकल थेरेपीज। रिक्वायर रिटर्न कंसेंट फ्रॉम द नियरेस्ट रिलेटिव। तो इसमें पैथोलॉजिकल क्लिनिकल के लिए चाहिए होता है। एक एनाटॉमिकल, तो इस ह्यूमन फॉर जो हमारे कॉलेजेस में जो हम क्या करते हैं, अभी वो शब्द याद नहीं आ रहा मुझे, कैडावर के साथ क्या करते हैं हम, डाइसेक्शन। ओ माय गॉड, ठीक है। डाइसेक्शन जो हम करते हैं हमारे कॉलेजेस में वो एनाटॉमिकल होता है। डोनेटेड बॉडीज़ और अनक्लेम बॉडीज़, या तो जो घर वाले डोनेट कर देते हैं या फिर जो अनक्लेम्ड है, जिनका पता ही नहीं चलता वो किसके है, तो वो इन्हें दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ। मेडिको लीगल ऑटोप्सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉज ऑफ डेथ पता चलता है कि सुसाइडल थी, होमिसाइडल थी, एक्सीडेंटल थी। मैनर ऑफ डेथ कैसे, कॉज ऑफ डेथ क्या था कि गला दबाने से हुआ ये। मैनर ऑफ डेथ नेचुरल था, एक्सीडेंटल था, सुसाइडल था, और कैसा था। टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिफाई ऑफ एन अननोन बॉडी, उसकी आइडेंटिटी और टाइम पता चलता है कि कब डेथ हुई थी, ठीक है। बुलेट्स मिलना, टॉक्सिकोलॉजिकल कोई पॉइजन मिलना, फॉरेन डीएनए मिलना, वो सारी बातें। टू रिकन्स्ट्रक्ट द सर्कमस्टांसेस, वापस से उन सारी चीज़ों को देखना कि हुआ क्या था आखिर उस जगह पर। रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर ऑटोप्सी, लीगल ऑथोराइटी, बस इतना याद रख लीजिएगा कि कहाँ से हमें परमिशन चाहिए होती है, मजिस्ट्रेट, ठीक है। मोस्टली डे लाइट में हम क्या करते हैं, ऑटोप्सी शुड बी इन ब्राइट लाइट, डे लाइट। क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट में कलर चेंज हो सकते हैं, जैसे जॉन्डिस का, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का, तो दिन में करनी चाहिए। नो डिले, ठीक है, डिले नहीं करना चाहिए। और इवन एक्सटर्नल इंजरीज का टैटू इंटरनल फाइंडिंग मस्ट बी मेजर एंड डॉक्यूमेंटेड थोरोली। कॉम्प्लीटनेस और प्राइमरी, ठीक है। अगर पता है कि डेथ इस वजह से हुई है तो भी ज़रूरी है कि आप सबकी क्रेनियल यानी स्कल भी खोलें, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी सबको खोलना चाहिए, ठीक है। ऑटोप्सी का प्रोसीजर क्या होता है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेन्स, ठीक है, नोटिंग राइगर मॉर्टिस, पोस्टमार्टम लिविडिटी, डिकम्पोजिशन, हाइट, वेट, आइडेंटिफाई मार्क्स एंड ऑल इंजरीज। आई इंसिजन, वाई इंसिजन और मॉडिफाइड वाई, तो ये 3 तरह के इंसिजन होते हैं। आई का मतलब क्या है, चिन से पूरा नीचे तक, प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, ठीक है। वाई इंसिजन में एक्रोमियन प्रोसेस से लेकर स्टर्नम पे दोनों को मिलाओ एंड देन नीचे को आ जाओ। मॉडिफाइड वाई इंसिजन से ईयर से शुरू करते हैं, ठीक है, इतना याद रख लेना, इसमें एक्रोमियन, इसमें ईयर से नीचे आते हैं। साइड ऑफ द नेक ज्वाइनिंग ओवर द स्टर्नम, दोनों स्टर्नम पे ज्वाइन होते हैं एंड देन प्यूबिस पे आके तीनों ही मिलते हैं, ठीक है। इंटरनल एग्जामिनेशन, डिसीज और मेजर ऑर्गन्स, ऑर्गन आर वेटेड, स्लाइस, ठीक है। स्पेसिमेन कलेक्शन, जैसे कलेक्शन करना चाहिए हमें स्टोमक कंटेंट का, लीवर का, किडनी का, ब्लड का, यूरिन का, वो सब
रखा जाता है। एक्सह्यूमेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब आया मेरा फेवरेट टॉपिक, ये तो सारा ऐसे ही था। अब आता है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। Exhumation is a lawful disinterment, digging out of a previously buried body from its grave for the purpose of postmortem examination or identification. Exhumation कबर खोद के मुर्दे को निकालना किसके लिए? पोस्टमॉर्टम एग्जामिनेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, और वो लॉफुल होता है, ऐसा नहीं है कोई भी निकाल ले, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हेन फाउल प्ले होमिसाइड इज सजेस्टेड आफ्टर द बॉडी हैज़ बिन बरीड। कभी कभी सुसाइड लगता है, बाद में पता चलता है कि होमिसाइडल था, तो भाई निकालो उसे। फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मरने वाले के पास बहुत पैसा था, कोई कहने लगे मैं इनका बेटा हूँ, मेरा प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा। अब उस के ऐसा होता है, मूवीज़ में दिखाते हैं, कोई मर गया, कोई दूसरे देश से आया कि मैं इनका बेटा हूँ। अब कैसे कोई माने? किसी ने देखा नहीं होता आस पड़ोस में, क्योंकि वो तो रहता ही फॉरेन में था। तो इस तरह के केसेस में ना सेकेंडरी ऑटोप्सी इज ऑर्डर ड्यू टू सस्पेक्टेड मेडिकल नेग्लिजिलेंस और एन इनकम्प्लीट इनिशियल पोस्टमार्टम। मेडिकल नेग्लिजिलेंस की वजह से, ठीक है, और इनकम्प्लीट इनिशियल पोस्टमार्टम, जो फर्स्ट वाला पोस्टमार्टम हुआ था वो इनकम्प्लीट था। रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑथराइज ऑर्डर कैन ओनली बी कंडक्टेड अंडर द रिटन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। टाइमिंग मस्ट बी अर्ली मॉर्निंग में होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ अथॉरिटीज़, मजिस्ट्रेट हो, पुलिस ऑफिसर्स हो, फॉरेंसिक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन, द ग्रेव मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय ग्रेव डिगर रिलेटिव्स और सिमेंट्री रिकॉर्ड्स, ठीक है। जहाँ पर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, रिकॉर्ड से पता करो, वरना रिलेटिव्स को तो पता होता ही है, या फिर जो कब्र को खोदते हैं उन्हें पता होगा। सॉइल सैम्पल्स, सैम्पल ऑफ सॉइल मस्ट बी कलेक्टेड, ठीक है। अब ब्लो एडजेसेंट, कॉफीन, बॉडी, ठीक है, बॉडी के आसपास, उससे ऊपर, उससे नीचे, उसके आसपास की मिट्टी को कलेक्ट किया जाता है। डिस्पोजल आफ्टर ऑटोप्सी इज कम्प्लीटेड एट द साइट ऑफ द रिमेन्स आर रीबरीड, वापस से उन्हें बरी कर दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। थॉटा एक्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये नाम से तो पता चल गया कि इसमें क्या होता है। रेगुलेट द रिमूवल, स्टोरेज एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू टू प्रिवेंट कॉमर्शियल डीलिंग्स। की ऑब्जेक्टिव क्या? टू लीगलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ, अलाउिंग ऑर्गन हार्वेस्टिंग फ्रॉम डिसीज डोनर्स। देखो, जिनका ब्रेन स्टेम डेथ मैंने जैसा आपको बताया, ऐसा होता है कि जिनका हमें ऐसे समझो कि जो मरने वाले होते हैं, जिनका हमें पता चल गया कि ये मरने वाले हैं, तो अगर उनकी इच्छा होती है, स्वेच्छा के अनुसार अगर वो चाहते हैं कि उनके ऑर्गन डोनेट किया जाए, जैसे आइज़, लीवर, किडनी, ठीक है, दिल भी हो सकता है, तो वहाँ पर डोनेट करना मतलब दूसरों को फ़ायदा उससे पहुँचाया जा सकता है। भाई उन्हें मरना ही है, उनका कोई चांस बचने का नहीं है, तो बेहतर है कि वो जो ज़िंदा है, ठीक है, जो बचाया जा सकता है वो उसे बचाएं। टू रेगुलेट द रिमूवल, स्टोरेज एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए। टू प्रिवेंट कॉमर्शियल डीलिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें क्या करते हैं कि लीगली कुछ नहीं, इलीगल बहुत काम इसमें होता है। तो इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या बनाया गया है? थॉटा एक्ट। डोनर कैटेगरी, लिविंग डोनर हो सकता है और डिसीज डोनर। मस्ट बी नियर रिलेटिव, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन। इफ नॉट नियर रिलेटिव, द डोनेशन मस्ट बी अप्रूव बाय अ स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमिटी टू इंश्योर नो कमर्शियल ट्रांजेक्शन इज इन्वॉल्व। यानी एक तो ये है कि अगर वो लिविंग है तो वो बिल्कुल करीबी होना चाहिए, ठीक है, वरना फिर वो अप्रूव बाय ऑथराइजेशन कमिटी। अब कोई मर गया है तो उसके ऑर्गन टिश्यू कैन बी रिट्राइव्ड आफ्टर ब्रेन स्टेम डेथ इज सर्टिफाइड बाय अ डॉक्टर, ठीक है, मेडिकल एक्सपर्ट। कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर लीगल हेयर, जो भी उनके पास वाले हैं। ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन मस्ट बी फॉर डॉक्टर्स, ठीक है। मेडिकल एज इन चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल, इंडिपेंडेंट जो भी उसे कर रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ फिजिशियन, अनदर इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर। ऐसा देखो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई बेचारा जिंदा है
उसे आपने ब्रेन डेड करके किसी और, कोई आपका क्या पता रिलेटिव, और आप ऐसे चाहते हो कि इसके ऑर्गन मेरे रिलेटिव को मिल जाएं, ठीक है। तो इस तरह से नहीं, इसलिए 4 आदमियों को गवाह की तरह रखा जाता है कि भाई 4 गलत नहीं बोलेंगे एक साथ, अगर उनमें थोड़ी भी इंसानियत है तो, ठीक है। बाकी तो कोई भी कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए, लेकिन करना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सत्य की ही हमेशा जीत होती है, गलत कभी भी कामयाब नहीं होता। प्रोहिबिशन ऑफ कॉमर्शियल डीलिंग, एनी कॉमर्शियल सेल परचेज, देखो पैसों के लिए बेचना मतलब एक धंधे की तरह उसे चलाना। देखो पैसे तो अपनी जगह है, पैसा भी ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, हम उस चीज़ को मना नहीं करते, लेकिन बाकायदा किसी के ऑर्गन्स को एक बेचना, धंधा बनाना, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। क्योंकि एक मैं बोल नहीं पा रही, कैसे समझाऊँ मैं, ये कोई साधारण चीज़ें नहीं है, ये बहुत असाधारण ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हें धंधा बनाना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। Any commercial sale, purchase, advertising or brokering of human organ is strictly illegal and subject to severe imprisonment and heavy fines. चलिए मैं एक वो बता देती हूँ जनरल नॉलेज के लिए क्या होता है कि लोग किडनैप करते हैं और उनका ऑर्गन निकाल लेते हैं, तो कितना, ये क्या है, इट्स अ कॉमर्शियल, ठीक है। ये ज़्यादती है उन लोगों पर, इस तरह नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी मेडिकली करो, ठीक है। ये इलीगल चीज़ें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना तो उनके लिए कि जो कर रहे हैं, और जिनके साथ हो रहा है उनके साथ तो वैसे भी अच्छा नहीं है, ठीक है। उनकी किडनी निकाल रहे हो आप, कितनी, ये ऐसा नहीं है कि आप बना दोगे, इट्स अ गॉड गिफ्टेड, और आप किसी से छीन नहीं सकते जब तक वो ना चाहे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।